में अब सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले का चैप्टर जिसने आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी है। और इस बहस में 3 बुनियादी सवाल हैं। आरक्षण की लिमिट क्या होनी चाहिए, आरक्षण से हासिल क्या हो रहा है, और क्या आरक्षण अनंत काल तक चलेगा या आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है। आज ईडब्ल्यूएस कोटा यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की संवैधानिक बेंच ने बहुमत के आधार पर इसे सही मान लिया। 2019 में मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% यानी 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। तब संसद में 1-2 दलों को छोड़कर करीब करीब सभी दलों ने इसका सपोर्ट भी किया था, यानी जनप्रतिनिधि इसके पक्ष में थे। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से साफ हो गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगेगी और यह जारी रहेगा। लेकिन आपको इस फैसले की डिटेल, आरक्षण का इतिहास और आरक्षण से इस देश ने क्या हासिल किया आज जब बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि आरक्षण खत्म होने की डेट आने वाली है। पहले ईडब्ल्यूएस कोटा समझ लीजिए। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ दिया, जो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत ही राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30 के 1 में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उनको छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे प्राइवेट भी हो, उसमें भी इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। यानी सरकार ने जो पिछड़ी जातियां थी उन्हें जो आरक्षण मिल रहा था उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। एक तरीके से ईडब्ल्यूएस में आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम। इस आय में सैलरी के अलावा कृषि, व्यवसाय और दूसरे पेशे से मिलने वाली आय को भी शामिल किया जाता है। अब यह संवैधानिक है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3-2 के हिसाब से। 3 जजेस ने कहा कि यह संवैधानिक है, 2 ने कहा कि नहीं भैया यह संवैधानिक नहीं। आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, यह 3 जजेस ने कहा। 5 जजेस की बेंच में से किसने क्या कहा जानिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के फैसले को सही माना कि जो कमजोर वर्ग है सामान्य कैटेगरी में भी उसको आरक्षण दीजिए। जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन माना। अब यह तो पता चल गया किसने क्या माना, किसने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अलग अलग जजेस ने अपनी अपनी राय रखी, जिनमें से कुछ आपको सुनना चाहिए, जो वाकई देश के लिए सोचने वाली बात है। संवैधानिक बेंच के 5 जजेस में से एक जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण सही है। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटा को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि आरक्षण की जो दिया जा रहा है इसके खत्म होने की डेट होनी चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात की और यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल रहे, लेकिन वो 10 साल तो भूल जाइए, यह अब तक चल रहा है। जस्टिस पारदीवाला ने बहुत बड़ी बात कह दी कि आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में बदल जाएगा। फैसले में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि समस्या का सही हल यही है कि उन चीजों को खत्म किया जाए जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा कि आरक्षण में पिछड़े वर्ग के एक बड़े हिस्से को शिक्षा और रोजगार मिला है, उन्हें अब बैकवर्ड कैटेगरी से हटा देना चाहिए। कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि जिनको फायदा मिल गया अब उनको बैकवर्ड कैटेगरी से हटा दीजिए, मतलब जिसको जरूरत है उसको मिले। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक डिटेल सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है।
और जज साहब कह रहे हैं कि यह होगा तभी उन लोगों पर ध्यान दिया जा सकेगा जिन्हें सही में मदद की जरूरत है। इन हालात में उन तरीकों को फिर से देखना होगा जिससे पिछड़ा वर्ग तय होता है, और यह भी देखना होगा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो आज की जरूरत के मुताबिक है या नहीं। यानी 2-3 बातें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी कि भैया एक तो कोई लिमिट हो कि कब तक रिजर्वेशन मिलेगा, और जिनको मिलना चाहिए उनको फायदा मिले, जिनको मिल गया उनको कैटेगरी से हटाइए। इस वक्त सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में किसे कितना आरक्षण मिलता है वो सुन लीजिए। अभी जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण रिजर्वेशन, ये आज की डेट में जो मिलता है वो शेड्यूल कास्ट के लिए मिलता है 15%, 15%। शेड्यूल ट्राइब के लिए मिलता है, एसटी के लिए 27%। तो ये दोनों आप मिला दीजिए तो माफ कीजिएगा 7.5%, एक मिनट, सॉरी 7.5%। और ओबीसी, इन दोनों को मिलाइए तो करीब 22.5% हो गया, और ओबीसी को मिलता है 27%, 27% अलग से मिलता है, ये बाहर है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सामान्य वर्ग में थे, कमजोर आर्थिक तौर पर, उनको अलग से सरकार ने 10%, वो इस कैटेगरी में नहीं घुस रहे हैं, ये अलग है, ये अलग से 10% दिया गया था। तो ये इतना अभी मिलने की बात है, और अब ईडब्ल्यूएस वाला भी मिल जाएगा। 5 जजों की बेंच में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने आर्थिक रूप से आरक्षण को संवैधानिक बताया, लेकिन यह भी कहा कि आजादी के 75 साल बाद हमें समाज के हितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आरक्षण की नीति की एक समय सीमा होनी चाहिए। वो भी याद दिला रही हैं कि आरक्षण खत्म होने की कोई तो डेट हो, लेकिन 75 साल बाद भी हम ये सीमा तय नहीं कर पाए। संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो गया, इसी तरह की समय सीमा होनी चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने भारत के संविधान के 334 का हवाला दिया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की समय सीमा की परिकल्पना की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया जा रहा है। अगर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिए जा रहे आरक्षण के लिए समय सीमा तय की जाती है, तो यह एक समतावादी, वर्गहीन और जाति विहीन समाज की ओर ले जाएगा। ये वो जजेस थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के पक्ष में फैसला दिया। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और यह आजादी के बाद से ही व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था कब तक रहनी चाहिए, इस पर बहस उस वक्त से चल रही है जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठकें हो रही। थोड़ा हिस्ट्री जानिए। संविधान सभा के कई सदस्यों ने कहा था कि आरक्षण लागू करने में कोई रुकावट नहीं। सब मानते थे कि जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग को, उसको रिजर्वेशन मिले, उसको फायदा मिले ताकि वो आ गया। लेकिन प्रावधान अनिश्चित काल के लिए नहीं होना चाहिए, ये संविधान बनाने वाले भी मानते थे, संविधान सभा भी मानती थी, संविधान निर्माताओं की राय थी। इस प्रावधान की समय समय पर जांच होनी चाहिए कि असल में पिछड़े तबकों की स्थिति में बदलाव आ भी रहा है या नहीं। लेकिन नेताओं ने आरक्षण दिया और भूल गए। उन्होंने यह चेक करना जरूरी नहीं समझा कि जिनको हम आरक्षण के जरिए ऊपर लाना चाह रहे हैं वो ऊपर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यह भी देखना होगा कि सरकार ने पिछड़े तबकों को मौजूदा स्थिति से ऊपर उठाने के लिए उचित और पर्याप्त काम किया भी है या नहीं। लंबी बहस के बाद यह तय हुआ था कि हर 10 साल के बाद आरक्षण की समीक्षा की जाएगी और फिर आगे की दिशा तय की जाएगी। यह संविधान निर्माताओं ने तय किया था। लेकिन पिछले 70-72 साल में बिना किसी गंभीर समीक्षा के आरक्षण चलता चला आ रहा। और आरक्षण से दिक्कत नहीं, सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, जिसको लाना था ऊपर, क्या वो ऊपर आए? आगे बताऊंगा कितना ऊपर आए, जरा आंकड़े देखिएगा, अभी रुकिए। और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आज जो हो रहा है उसके क्या मायने हैं ये समझना है तो आपको आरक्षण का पूरा इतिहास जानना होगा भाई, वरना ये था। देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि ये न्यूज का फैमिली शो है, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जिन्हें नहीं पता कि मंडल आयोग क्या था, जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर दिया, जिससे आरक्षण का चैप्टर अलग लेवल पर पहुंच गया। वो मंडल आयोग क्या था आज आपको जानना चाहिए।
इसकी हिस्ट्री सुनिए, फिर आऊंगा डेटा पर। जिस मंडल आयोग की बात कर रहा हूं, इसकी हिस्ट्री जानिए। सब जानते हो जरूरी नहीं। 1950 में सबसे पहले समझिए, संविधान लागू हो गया 1950 में, और इसमें एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण मिल गया। एससी एसटी को आरक्षण मिला 1950 में। शेड्यूल कहा, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन उसके बाद मांग उठने लगी कि ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। 1955 का साल आया, तब जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पिछड़े वर्गों के लिए सिफारिशें लागू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन्होंने काका कालेलकर आयोग बना दिया, इसका निर्माण कर दिया कि जरा आप देखिए ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। नेहरू साहब ने 1955 में यह कर दिया। लेकिन इस आयोग ने पिछड़ा वर्ग को लेकर जो सिफारिशें तैयार की, उनमें कई कमियां होने के कारण इसको लागू ही नहीं किया जा सका, तो मामला अटक गया। अब 1955 से लटका हुआ है पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग वो लटका हुआ है। एससी एसटी को 1950 से आरक्षण मिल रहा है। फिर आया 1978 का साल, इसमें इमरजेंसी लग गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो 20 दिसंबर 1978 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, नाम सुनिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, इनकी अगुवाई में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल चूंकि इसके अध्यक्ष थे, इसलिए मंडल आयोग बन गया। कब बना? 1978 में। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि देश में ये जो मंडल आयोग बना, इस मंडल आयोग को क्या लगा भाई, इनको ये नजर आया, मंडल आयोग, इनको नजर आया कि देश में 3743 पिछड़ी जातियां हैं देश के अंदर, जो कि देश की आबादी का लगभग कितना है, 52% देश की आबादी का। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातीय जनगणना हुई नहीं थी, इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर 1980 यानी करीब 2 साल बाद अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में क्या बात थी, इसमें कहा गया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दीजिए। यह कब आया? 1980 में, 12 दिसंबर 1980 इसकी सिफारिश की गई। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई की सत्ता जा चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ चुकी थी। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को 1980 में जो आई, इसको डाल दिया ठंडे बस्ते में। फिर आई राजीव गांधी की सरकार, उन्होंने भी मंडल रिपोर्ट पर कोई नहीं दिया। पिछड़ों की बात करने वालों ने पिछड़ों के लिए क्या किया है, यह भी जानना चाहिए, इसलिए सब हिस्ट्री बता रहा हूं। इसके बाद देश में वीपी सिंह की सरकार आई। वीपी सिंह की सरकार कब आई, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 7 अगस्त 1990 यानी 1980 में कहा गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए। 10 साल कुछ नहीं हुआ। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश, इसको लागू कर दिया गया, यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट हकीकत हो गई। और इसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिल गया। एससी एसटी के पास 22.5% पहले से था, ओबीसी को 27% मिल गया, यानी 49.5% आरक्षण हो गया। बहुत देश में बवाल मचा, बहुत बवाल हुआ। और यहीं से जातिगत राजनीति ने जोर पकड़ लिया देश के अंदर, जो अब तक नहीं छोड़ रही थी। अब जाकर नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी वर्ग क्रिएट करके उस जातिगत समीकरण को तोड़ दिया।
अच्छा, उस वक्त देश के कई इलाकों में छात्रों ने खुद को जिंदा जला लिया, लेकिन इस विरोध का आरक्षण के फैसले पर कोई असर नहीं हुआ। कभी विस्तार से बताऊंगा कि तब क्या क्या हुआ था। लेकिन आपको यहां जानना चाहिए कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग के लिए, ये जो मंडल आयोग आपको बता रहा हूं, ये इसकी हिस्ट्री हो गई, एक मिनट ना मिटाने से अच्छा है। मंडल आयोग, इसने कितनी सिफारिश की? इसने 40 सिफारिश की। इसमें 40 सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाने के लिए, लेकिन लागू कितनी हुई? मात्र 2 लागू हो पाई पूरी तरीके से। और वो 2 क्या थी? नौकरी में 27% आरक्षण और हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण। मंडल कमीशन ने जो ये बातें कही, जो चीजें रखी, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ था, लेकिन बस 27% आरक्षण देकर नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और फिर कैसे भूल गए, अभी आगे बताऊंगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आरक्षण और कल्याणकारी कदमों का ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज में ज्यादा आगे। इसलिए मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग में सबसे गरीब और वंचित तबके को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए कई सिफारिशें की थी। इसके अलावा मंडल आयोग का कहना था कि पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए। यानी यहां भी टाइम कैप था कि 20 साल, यानी 1990 में आया था, 2010 में रिव्यू हो जाना चाहिए था कि हमने क्या किया, क्या फायदा मिला, समीक्षा होनी चाहिए थी, यह मंडल आयोग ने कहा था। लेकिन आज इस बात को 42 साल बीत गए बॉस। नहीं, 42 का 32 साल बीत गए। 90 में आया था, 32 साल बीत गए, लेकिन इस समय में किसी भी सरकार ने इस पर समीक्षा नहीं की। अरे भाई, देख तो लो, जिस व्यक्ति को आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े देखिए। अब हम आरक्षण को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं, उसके क्लाइमेक्स पर है। हिस्ट्री आपने सुन ली, जजेस ने क्या कहा सुन लिया, जजेस के क्या पॉइंट्स थे वो आपने सुन लिए, संविधान सभा ने क्या किया जान लिया, A to Z पता चल गया। अब क्लाइमेक्स पर है कि आरक्षण का फायदा मिला कि नहीं मिला जिनके लिए आया था। 2015-16 में 2015-16 NSSO की एक रिपोर्ट आई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसने एक डेटा जारी किया जिसमें अमीरी गरीबी के कुछ आंकड़े सामने आए। सबसे पहले सुनिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी जो हैं, एसटी। आज इस देश के अंदर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में बैठी, राष्ट्रपति। लेकिन इतने सालों में आरक्षण देने के बाद भी एसटी वर्ग के लिए क्या हुआ? इसमें एसटी वर्ग में जो अमीर हैं, वो एनएसएसओ का डेटा कहता है, वो मात्र 14% अमीर की कैटेगरी में आते हैं। यानी 100 आदिवासियों में 14 अमीर हैं। और जो गरीब आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर, वो है 74%, 74% आबादी गरीब है। और इसके अंदर भी 51% जो है 74% में से, वो पुअरेस्ट कैटेगरी है, पुअरेस्ट, बहुत गरीब। तो आज हम खड़े होकर यह सवाल पूछें कि नेताओं ने आरक्षण तो दिया, लेकिन क्या उस आरक्षण का लाभ मिला नहीं मिला, कभी पलटकर देखेंगे? अगर 51% शेड्यूल्ड ट्राइब आज की डेट में भी पुअरेस्ट कैटेगरी में है, तो किसको मिल रहा आरक्षण का फायदा? क्या इन सिर्फ 14% लोगों को? और जो संविधान सभा थी, क्या वो यही चाहती थी कि सिर्फ 14% अमीर हो आजादी के 75 साल बाद? तो क्या आप जिनको आरक्षण दे रहे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं? ये आंकड़े पूछ रहे हैं। और ये सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है, मैं आपको शेड्यूल्ड कास्ट का बताता हूं। इसमें करीब 53% जो है, 53% गरीब हैं। और इस 53% में भी 28% जो है वो बहुत गरीब हैं। तो आप किसको आरक्षण दे रहे हो बॉस? ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों में जो अशराफ हैं, जो ऊपर के लोग हैं, अपर कास्ट कह लीजिए, वहां पर वो सब ले रहे हैं और पसमानदा को छोड़ दिया है मरने के लिए।
वैसे ही यहां आरक्षण तो लाया, आरक्षण के नाम पर लोगों को भिड़वाया, लेकिन जिनके लिए आरक्षण लाया वो गरीबी में मर रहा है, तो किसको दे रहे हो आरक्षण यार? दलित वर्ग का बच्चा कहां है, नहीं है, इसके बारे में सोच तो लीजिए। आरक्षण दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम देश हित में उस पर चर्चा तो कीजिए। जो बेचारा गरीब ही मरा जा रहा है उसके लिए बात तो कीजिए बॉस।